तो कल बता रहा था कल किसी का क्लास छूट गया होगा तो आप लोग क्या करिएगा कि यूट्यूब पर पढ़ाई है कल का, तो कल का देख लीजिएगा। अब तो मेरे समझ से कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, लेकिन उसको देखकर उसका नोट्स बना लीजिएगा। कल मैं बता रहा था नीति शास्त्र का अर्थ बताया था, इसका सैद्धांतिक अर्थ, फिर इसका व्यवहारिक अर्थ भी बताया था। व्यवहारिक अर्थ का मतलब डिफोकस, जिसकी व्याख्या मैं किया था। ये डिफोकस की व्याख्या मैंने किया था कल। मेरे समझ से 3-4 पेज लिखवाया था ना। हाँ, तो 4 पेज जगह छोड़ दीजिएगा, उसी में आप लोग लिख डालिएगा। अपना नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अपना नोट्स रहेगा तो कल मैं बताया था कि एक रिवीजन के लिए इतनी भी बड़ी परीक्षा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोग का क्या होता है कि जो रणनीति है वो दिग्भ्रमित रहता है। यदि हम लोग ट्रैक पर तैयारी करें तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। ट्रैक की तैयारी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोग इथिक्स पढ़ रहे हैं, अब इथिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं भी लिखवा कर नोट्स बनाता ही हूँ, तो आप लोग क्या करिए कि नोट्स बनाइए। फिर घर पे जाके क्या करिए, जो भी आपके पास इथिक्स की किताब पड़ी हुई है, चाहे मान लीजिए हम लोग का नोट्स भी है, तो जो भी नोट्स पढ़ा है उसको तुरंत पढ़ के और उसमें क्या करिए कि उसमें जोड़ घटाव कर लीजिए। और उसके बाद मैं बताया कि सैटरडे को, जो मैं मंडे से इथिक्स का जैसा नोट्स लेते हैं ना, तो सैटरडे को जब मैं टेस्ट लूँ तो उसमें किसी प्रकार की लापरवाही मत करिए। सैटरडे को आइए, लिखिए। हमें कहते हैं हो सकता है कि पहले सैटरडे को आप आएंगे तो एक ही क्वेश्चन लिखने का मन करे, 2 ही क्वेश्चन लिखने का मन करे, उसका टेंशन छोड़िए। कि आपने, कितने लोग ऐसे भी होंगे जो 500 पेज नहीं लिखे होंगे, ईमानदारी से बहुत सारे लोग होंगे कि 500 पेज लिखकर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। तो अब मैं कल भी बताया था कि पढ़ने का मतलब सिर्फ कोर्स ख़त्म करना नहीं है। पढ़ने का मतलब है कि आप हमसे सीखने आए हैं, लिखने की कला सीखने आए हैं, तो वो भी आपको हम सिखाएंगे। लेकिन आप जब तक लिख कर देंगे नहीं तब तक हम कैसे सिखाएंगे। एक तो कार्यक्रम ये हुआ। दूसरा चीज़ ये हुआ, जैसे देखिए इथिक्स का ऐसा नहीं कि आपका कोर्स खत्म होगा तब हम लोग नोट्स देंगे। इसमें हमने सब बनवा दिया है, सब हमने जोड़वा दिया है। अब इसका देखिए मॉडल आंसर भी हमने कुछ लिख दिया है। तो मॉडल आंसर से फ़ायदा ये होगा कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ा रहा हूँ तो मान लीजिए जैसे कुछ इसमें पढ़ता हूँ, जैसे मान लीजिए मूल्य और नैतिकता से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिकता का होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है, आया हुआ है क्वेश्चन, पीसीएस में आया था। तो मान लीजिए इसका हमने आंसर लिख दिया, तो इसको भी 2, 4, 5 पढ़िए, जिससे आपको आइडिया लगे कि किस तरह से हमको करना है। जैसे मान लीजिए मैं टॉपिक शुरू किया हूँ तो मैं उसी क्रम में सब पूरा नोट्स भी बना रखा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे मान लीजिए अभी मैंने जो नीति शास्त्र शुरू किया, अब मान लीजिए नीति शास्त्र की परिभाषा है, कुछ हमने भी कल समझाया था, कुछ इसको भी पढ़ लीजिए। पढ़कर क्या करिए, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक विज्ञान, नियामक विज्ञान, सब अपना जितना भी है उसमें हमने लिखवा दिया। अब इसको पढ़कर मान लीजिए नीति शास्त्र कला नहीं है, कल मैं बताया था ना कि नीति शास्त्र न तो पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञान है और न ही नीति शास्त्र पूर्णतः जो है कला की श्रेणी में रखा जा सकता है, बल्कि नीति शास्त्र जो है सौंदर्य विज्ञान की तरह है। और सौंदर्य विज्ञान की कोई परिभाषा तो स्पष्ट हो नहीं सकती, क्योंकि सुंदरता जो है वो देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से डिफाइन करता है। कुछ मान लीजिए आंतरिक सुंदरता पर कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग बाहरी सुंदरता पर ध्यान देते हैं, फिजिकल जो ब्यूटी है उस पर ध्यान देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि इथिक्स भी इसी तरह का विषय है, एक नियामक विज्ञान है कि समाज में जो नैतिकता है, समाज में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, चाहे आदत है, चाहे संस्कार है, उन सब चीज़ों को जो है, जो समाज के समतुल्य, समाज से जो है मेल खाता है, समाज के अनुकूल है, ऐसी मान्यताओं को हम लोग जो है नैतिकता की श्रेणी में रखते हैं। अब मान लीजिए कल मैं लिखवाया तो इसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा उसी में और जोड़ घटा देंगे। अब जैसे मान लीजिए नीति शास्त्र का जो है महत्व है, अब मैं भी मान लीजिए अभी महत्व लिखवाऊंगा तो 4-5 लिखवा दूंगा। तो उसी क्रम में हमने क्या किया कि पूरा नोट्स बनवाया। आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको तो 2 ही काम करना है, एक तो अपना नोट्स बनाना है और दूसरा काम करना है सैटरडे को टेस्ट देना है। और बीच में मैं भी यहाँ पर 10-15 मिनट लिखवाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ाया, जब हमारा मन करेगा तो मैं पेज बंटवाऊंगा और 10 मिनट आप भी लिखिएगा कि 10 मिनट में 150 शब्द आप लिख पाते हैं कि नहीं, बस इतना ही काम करना है।
कल बताया था कि 2 से ढाई महीने में पूरा कोर्स में पढ़ा दूंगा, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, सब मैं कामा बिंदी जितना लिखा सब पढ़ाता हूँ, मेरी पुरानी आदत है। जो लोग पढ़े होंगे उससे पूछिएगा, वो लोग आपको यही बताएंगे कि एक लाइन से शुरू करेंगे सब खत्म करेंगे। क्योंकि ये बताइए, आप इतने बुद्धिमान यदि होते कि सब इंटरनेट से पढ़ लेते तो फिर हमारे यहाँ क्यों आते? पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आपको मान लीजिए यदि इतना आता कि सिलेक्शन हो जाता तो फिर ऐसी स्थिति में कोचिंग करने की आवश्यकता क्या है? तो आप तो इसी आशा से आए कि भाई हमको सब सिखाया जाएगा। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं उधर बैठ के सोचता हूँ कि मान लीजिए आप पढ़ाते, अब मैं यहाँ बैठा रहता तो मैं क्या सोचता? यही तो सोचता कि प्रभु पूरा पढ़ा दीजिए, परेशान मत करिए। वैसे ही भी हम लोग परेशान हैं। पहला चीज़ तो यही सोचता। दूसरा चीज़ सोचता कि सब नोट्स बनवा दीजिए, कुछ लिखना पढ़ना सिखा दीजिए, जिससे हम लोग बन जाएं, इज्जत बच जाए। इज्जत भी तो बचाना है। ये बताइए, अब यहाँ 2-4 साल रह लिए, गाँव जाएंगे तो गाँव वाले लोग जीने देंगे? सुबह उठ के कुछ भी जीवन में कर लेंगे, बस गांव वालों को ये पता होना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए हो नहीं रहा है ना, आपको नहीं बोलेंगे, पिताजी को बोलेंगे, घर वालों को बोलेंगे कि हम तो कह ही रहे थे कि उनको वापस बुलाइए, वो किसी लायक नहीं है। तो वो भी हम लोग को झेलना है। तो अब इस फील्ड में आ गए हैं तो आप लोग सब लोग जो है प्रयास करिए कि कुछ ना कुछ बन जाइए। तो चलिए, कल मैं बता रहा था, ये सब मैं बता दिया था। कल मैं डिफोकस की व्याख्या भी कर दिया था, लिखवा भी दिया था। फिर हम लोग को इसमें जो है, कल मैं बताया था कि नीति शास्त्र जो है वो किस तरह का विषय है। कभी प्रश्न आ सकता है 150 शब्द में कि नीति शास्त्र जो है एक नियामक विज्ञान है, न तो कला है न तो प्राकृतिक विज्ञान है, वो विशेष श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ये जो कल मैं लिखवाया था इसी चीज़ की व्याख्या आप कर दीजिएगा। अब हम लोग इसका विश्लेषण पढ़ेंगे। नीति शास्त्र का विश्लेषण, या मान लीजिए नीति शास्त्र या नैतिकता। अभी मैं नैतिकता और नीति शास्त्र में अंतर करा दूंगा। ये नीति शास्त्र है और इसके भीतर नैतिकता है। तो चाहे नैतिकता का विश्लेषण का मतलब है कि इसका महत्व क्या है। मान लीजिए कभी प्रश्न पूछा कि प्रशासन में इसकी क्या आवश्यकता है। अच्छा रुकिए, हम बोलते हैं। प्रशासन में आवश्यकता, जैसे कभी कभी हम लोग के यहाँ प्रश्न इसी तरह से आता है कि शासन प्रशासन में जो है वह नीति शास्त्र की क्या आवश्यकता है, या नीति शास्त्र को हम लोग जो है शासन प्रशासन में इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। एक बार देखो उसको आप ऑन करके, तो ना हो तो तब तक इधर बैठ जाइए, दिक्कत आएगा फिर आपको। तो प्रशासन में जो है इसकी क्या आवश्यकता है और फिर इसकी जो है क्या क्या समस्या है। तो पहला महत्व समझिए, ऐसे बनाइए। और महत्व और आवश्यकता क्यों एक ही बात है, बस केवल सेंटेंस बदल जाएगा तो समझिए कि आवश्यकता लिखा जाएगा। और यदि मान लीजिए आप जो है उसको दूसरे सेंटेंस में लिखेंगे तो महत्व बन जाएगा। अभी मैं 1-2 सिखाता हूं। अब पहला महत्व समझिए। कल मैं बताया था कि जो नीति शास्त्र है, जो नैतिकता है, वह हम लोग को जो है सामाजिक मान्यताओं को बताता है, अच्छे संस्कारों को सिखाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में जो है अस्पष्टता या भ्रांति या कन्फ्यूजन, ये सब जीवन में आता रहता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जब कोई समस्या आती है, जब कोई जटिल परिस्थिति आती है, तो उस जटिल परिस्थिति में यह जो नीति शास्त्र के जो मूल्य हैं, जो नैतिकता के मूल्य हैं, वह कहीं ना कहीं हमको जो है एक स्पष्ट मार्गदर्शन कर देते हैं कि हमको ये काम करना चाहिए। हमें कहते हैं कि जैसे कभी कभी परिस्थिति आता है कि हम ये काम करें कि ये काम करें, तो ऐसी दशा में देखा जाए तो नीति शास्त्र के जो मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, जो नैतिकता के मूल्य हैं, वो हम लोग को एक स्पष्ट मार्गदर्शन देते हैं। जो समस्या आती है उन समस्याओं के संदर्भ में जो है हमको देखा जाए तो सामाजिक मान्यता का जो है अनुभव कराते हैं। समस्या जब आती है तो हम लोग को एक मार्गदर्शन मिल जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो दोषपूर्ण जो कार्य है, उस दोषपूर्ण कार्य की संभावना न्यून हो जाती है, कम हो जाती है। जो मान लीजिए नैतिक व्यक्ति है, नैतिकता को समझता है, नैतिक मूल्यों को समझता है, मानवीय मूल्यों को समझता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वह सामान्यतः गलत काम कम करता है। और इस तरह से गलत काम कम करेगा तो स्वाभाविक सी बात है। अब इसी चीज़ को मान लीजिए हम कहें कि शासन प्रशासन में क्या महत्व है,
ऐसी चीज को मान लीजिए लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे कि भाई प्रशासन के स्तर पर देखा जाए तो तमाम नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन हर चीज के लिए नियम कानून नहीं बन सकता है। और ऐसी दिशा में जो है प्रशासनिक व्यक्ति को जो है कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब वो अपने विवेक से निर्णय लेता है। ऐसी स्थिति में जो है कोई यदि भ्रांति आती है, कोई जटिलता आती है, तो यह नीति शास्त्री जो मूल्य है वह प्रशासनिक अधिकारी को स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। और इस तरह से प्रशासनिक अधिकारी जो है नियम कानून न होने के बावजूद भी जो है वह देखा जाए तो सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देता है। हमने कुछ किया क्या? उसी चीज को हमने उल्टा केवल करके जोड़ दिया और आवश्यकता क्यों बन गया? 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था कि नीति शास्त्र की प्रशासन में क्या प्रासंगिकता है। 150 शब्द का प्रश्न आया था। नंबर 1 लिखिए, नीति शास्त्र अस्पष्ट तथा भ्रांत अवधारणाओं का खंडन करता है। नीति शास्त्र अस्पष्ट तथा भ्रांत अवधारणाओं का खंडन करता है। हमारे विवेक को जागृत करता है। जटिल परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है, जिससे दोषपूर्ण कार्य की संभावना कम हो जाती है। दोषपूर्ण कार्य की संभावना कम हो जाती है। अब देखिए दूसरा पहलू समझिए। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ शासन प्रशासन जो है संगठनात्मक तरीके से चलता है, एक टीम वर्क के रूप में चलता है। शासन प्रशासन में जो है कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है, सब लोग मिलकर जो है वह देखा जाए तो कार्य करते हैं। अब समस्या ये है कि सब लोग मिलकर एक साथ कैसे कार्य कर सकते हैं, जब बड़ा अधिकारी भी जो है छोटे अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति एक संवेदना रखे, छोटे अधिकारी भी बड़े अधिकारी का सम्मान करें, आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। तो ऐसी स्थिति में ये सब पहलू तभी हो सकता है जब नैतिक आयाम जो है वह देखा जाए तो सबको पता हो। हमें कहते हैं अधिकारी कोई आदेश देता है, कर्मचारी मान लीजिए बहुत कर्मचारी लापरवाह होते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन उनमें यदि नैतिक मूल्य होगा तो सोचेंगे कि नहीं अधिकारी का आदेश है उसका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये सब पहलू जो आपस में टीम वर्क के रूप में जोड़े रखता है, उस जोड़े रखने में नैतिक मूल्य की भूमिका है। नंबर 2, वर्तमान संक्रमणकालीन समाज में अनेक समस्याएं आ रही हैं, जिसका निदान प्रशासनिक स्तर पर संगठनात्मक तरीके से किया जाता है। अतः नीति शास्त्रीय मूल्यों का प्रयोग करके संगठन के सभी सदस्य टीम वर्क के रूप में कार्य कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ का चाहे कंपैशन हो, चाहे सिंपैथी हो, चाहे इम्पैथी हो, चाहे इंटीग्रिटी हो, एक प्रश्न हर साल आवश्यकता क्यों का या महत्व का आता है। तो आप लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कुछ जो वर्तमान समस्या चल रही है उससे जोड़कर एक पॉइंट अवश्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 तो हमने परंपरागत लिखा दिया, अब एक जैसे वर्तमान में मान लीजिए जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण। ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण ये जो पढ़ते हैं केवल ज्योग्राफी में आपको लिखना है, या मानव अधिकार हुआ, चाहे सतत विकास हुआ, ये सब केवल ज्योग्राफी में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इथिक्स में जो है उन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए आज जो है हम लोग जो विकास की होड़ है, अंधाधुंध जो विकास की होड़ है, उसमें संसाधनों का जो है अति दोहन कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो है वह अति उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, और व्यक्तिगत लाभ के लिए हम लोग जो है वह देखा जाए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ही तो पर्यावरण की समस्या और जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में ही तो जो है वह देखा जाए तो तमाम जो है वह जटिल समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो हम लोग यदि नीति शास्त्रीय मूल्य का प्रयोग करें तो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है
उसका संयमित तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हमें कहते हैं आप रेड लाइट, आपको पता है कि 5 मिनट की रेड लाइट है, गाड़ी बंद कर दिए। आपको पता है कि हमारे घर से आधा किलोमीटर के दूरी पर ही जो है सब्जी की दुकान है, तो आधा किलोमीटर पैदल भी चले गए। मान लीजिए हमें कहते हैं कि आपको पता है कि 1-2 किलोमीटर पर जो है फला दुकान है, तो ऐसी दिशा में स्कूटर से चले गए, कोई जरूरत नहीं कि गाड़ी लेकर जाएंगे। या मान लीजिए आपको पता है कि हमारे घर में 4 ही लोग हैं, तो ऐसी दिशा में जो है खाना बनाते समय ध्यान रखा जाए कि ज़्यादा रोटी न बन जाए। ये नहीं है भाई, अन्न की बर्बादी का मतलब कि ये सोचिए कि किसान अन्न का उत्पादन कर रहा है, वो तो ये सब कब आएगा? जब आपके भीतर कुछ नीति शास्त्रीय मूल्य होगा, तभी इन सब चीज़ों का समाधान हो सकता है। अन्यथा जो है इन सब चीज़ों का समाधान कानून के माध्यम से नहीं हो सकता है। तो जैसे मैंने एक समझाया, जैसे लिखिए, अपने मन से लिखेंगे। अच्छा चलिए मैं लिखवाऊँ, कोई बात। अंधाधुंध विकास की होड़ में, अंधाधुंध विकास की होड़ में संसाधनों का अतिदोहन मानवीय आवश्यकता मान लिया गया है। संसाधनों का अतिदोहन करना मानवीय आवश्यकता मान लिया गया है। व्यक्तिगत लाभ के कारण पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जैसी समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, जिसका समाधान नीति शास्त्रीय मूल्यों से किया जा सकता है, जिसका समाधान नीति शास्त्रीय मूल्यों से किया जा सकता है। भाई में कहते हैं, गांधी जी ने भी लिखा ना कि हमारे यहाँ प्रकृति में जो संसाधन है लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काफ़ी है, लेकिन एक लालची यदि व्यक्ति निकल जाएगा तो सब संसाधन कम पड़ जाएगा। तो आप जब कुछ लिखा करिए तो एक सपोर्ट भी लिखा करिए। मान लीजिए जो भी, अभी मैं आगे आपको थिंकर पढ़ाऊंगा, तमाम आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। हमें कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संयमित प्रयोग करना। तो संयमित प्रयोग करना कब आएगा? जब हमारे अंदर संयम हो। भाई बुद्ध भगवान भी कह दिए कि मध्यम मार्ग अपनाना ही जो है देखा जाए तो सबसे अच्छा विचार है। अब मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है? संयम। क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, यदि अति करेंगे तब भी दिक्कत है। तो इसका मतलब मध्यम मार्ग क्या है? कि संयमित व्यवहार करना। उसमें एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संयमित रूप से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का संयमित रूप से उपयोग करना। तीसरा बात समझिए, अभी जो मैं बता रहा था कि भाई शासन प्रशासन के स्तर पर जो है हर चीज़ के लिए कानून नियम आप लोग सिलेबस में है भी, मैं आगे पढ़ाऊंगा। कि जैसे मान लीजिए ये संविधान है हमारे यहाँ, अब संविधान के भीतर ही हमारे यहाँ कानून बनता है, कानून के भीतर जो है नियम बनता है, नियम के भीतर जो है उपनियम बनता है, उपनियम के भीतर जो है विनियम बनता है आप लोगों के सिलेबस में आया भी है। नियम, उपनियम, विनियम में अंतर स्पष्ट करें। अभी इस साल पेपर देख रहा था कि अगले साल पेपर में था, आप लोग सिलेबस में है भी। तो हमें कहते हैं कि चलिए संविधान लिख दिया गया, कानून बन गया। अब समस्या ये है कि जो विनियम बनाया जाता है वो सामान्यतः जो है प्रशासनिक स्तर पर ही बनाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो हर चीज़ के लिए हम लोग जो है वह कानून तो बन नहीं सकता, हर चीज़ के लिए नियम विनियम तो बन नहीं सकता, उपनियम बन नहीं सकता। तो मैं अभी बता रहा था कि ऐसी स्थिति में जो है प्रशासन में स्वविवेकाधीन जो शक्ति है वो स्वाभाविक रूप से जो है वो देखा जाए तो विद्यमान हो जाती है। और स्वविवेक का प्रयोग करने में जो है वो देखा जाए तो नीति शास्त्रीय मूल्य हमें एक मार्गदर्शन दे सकता है। नंबर 4, मानवीय जीवन के हर पहलू के संदर्भ में, मानवीय जीवन के हर पहलू के संदर्भ में कानून आब्लिक नियम आब्लिक विनियम नहीं बनाए जा सकते। ऐसी परिस्थिति में लोक सेवकों को
स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त हो जाता है, स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसके दुरुपयोग की संभावना रहती है, जिसके दुरुपयोग की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में नीति शास्त्र उचित मार्गदर्शन दे सकता है। अब समझिए, चूंकि 150 शब्द का ही होता है तो ज़्यादा नहीं। अभी मैं बता रहा था कि हमें कहते हैं आज भौतिकतावाद है, सुखवादी जो हीडोनिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाता है, अति उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति है, मशीनीकरण है। तो ये जो परिस्थितियां जो पूंजीवाद में चल रही है, इन परिस्थितियों में जो है हम लोग को ये नहीं समझ में आता है कि उपयोगिता किस प्रकार से किया जाए। जैसे लोग मान लीजिए हमें कहते हैं एक मोबाइल लेगा, 2 मोबाइल और खरीद लेंगे। कितने लोग ऐसे हैं, घर पे एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी और खरीद के ला देंगे। कितने लोग ऐसे होंगे कि घर में एक ही लोग रहते हैं, 10 गाड़ियां खरीद के रखे हैं। ये बताइए, आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ये जो नीति शास्त्रीय मूल्य है, ये जो परिस्थिति उपभोक्तावाद की परिस्थिति है, चाहे भौतिकतावाद की परिस्थिति है, चाहे सुखवादी प्रवृत्ति है, ये जो हम लोगों को जो है वो देखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में नीति शास्त्र हम लोगों को जो है एक संयमित व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है, और कहीं ना कहीं जो है वो सोचने के लिए बाध्य करता है। तो ये जो नीति शास्त्र है, एक इस तरह से जो वर्तमान समस्या जो चल रही, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं वर्तमान विश्व में अशांति को बढ़ावा मिल रहा है, कोई भी समस्या से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए रूस यूक्रेन संकट चल रहा है, तो रूस यूक्रेन संकट जो है क्यों उत्पन्न हुआ, असंयमित व्यवहार के कारण उत्पन्न हुआ। उसका मूल कारण असंयमित व्यवहार रहा, चाहे रूस का असंयमित व्यवहार रहा, चाहे यूक्रेन का रहा। तो ऐसी दिशा में यदि विश्व में जो है विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाता, नैतिकता को बढ़ावा दिया जाता, तो कहीं न कहीं अहिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता, सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा दिया जाता, तो विश्व में जो युद्ध की परिस्थिति बार बार उत्पन्न होती है, जो शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, नव उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उस प्रवृत्तियों पर जो अंकुश लग सकता है। इसका ये मत ध्यान रखिएगा कि मैंने जो महत्व बोल दिया वही महत्व है। मैं केवल आपको सिखा रहा हूं कि आपको मैं सिखाया रहूंगा, बोला रहूंगा। तो ऐसी दशा में अब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के मत चले आइएगा। आप बस लिख कर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे हमको लिखने की क्षमता आ जाए, अब बाकी हम सीख लें। 3 लाइन जगह छोड़िए, एक अपने मन से लिखिएगा, अपने से बना के लिखिएगा, तो मैं बीच बीच में बोलता ही रहूंगा। अरे भ्रष्टाचार से ही जोड़कर लिख दीजिएगा कि प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ठीक, प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो ऐसी दिशा में भ्रष्टाचार को रोकने में भी तो नीति शास्त्रीय मूल्य जो है हमारी मदद कर सकता है। कुछ भी जोड़ के लिखिएगा, लेकिन एक जरूर लिखिएगा। मान लीजिए वर्तमान में समस्या देखिए, महिलाओं का शोषण हो रहा है, मान लीजिए बाल अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, बच्चों का शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है वह सामाजिक न्याय की जो परिस्थिति है उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है जो सामाजिक आर्थिक न्याय की परिस्थिति है, उस सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम लागू करती है। मनरेगा कार्यक्रम को ले लीजिए, तो मनरेगा कार्यक्रम लागू हुआ और झारखंड में आईएएस अधिकारी ने तमाम घोटाला कर दिया, पढ़े होंगे। तो हमें कुछ भी लिखिए, तो सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए सोचिए, मनरेगा कार्यक्रम को हम लोग बढ़ावा दिए, जो गरीब वर्ग के लिए है उसका भी जो है दुरुपयोग हो गया। जबकि वो जो लेडीज हैं, क्या बोलते हैं, उन्होंने आईएएस टॉप किया था, क्या पूजा सिंघल, ये बताइए, वो आईएएस टॉपर है। लेकिन ये सोचिए कि जो आईएएस टॉपर रहा है उसके दिमाग में भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों आ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो नैतिक आयाम जो है उस व्यक्ति के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया था। क्योंकि गरीब व्यक्ति का मान लीजिए हम लोग यदि मार रहे हैं तो कम से कम इतना तो हम लोग को होना चाहिए कि भाई हम ये मनरेगा का पैसा जो है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सामाजिक आर्थिक न्याय के जो कार्यक्रम योजनाएं जो चलती हैं उसका जो है क्रियान्वयन तभी ठीक ढंग से हो सकता है जब शासन प्रशासन जो है नीति शास्त्रीय मूल्यों के आधार पर जो है सामाजिक न्याय को लागू करे। जैसा कि मोदी साहब ने भी देखिए सिविल सेवा दिवस पर उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग नीति बना सकते हैं, हम लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन लागू करना तो जिले स्तर पर काम है। जब तक अधिकारी उसको जो है लागू नहीं करेंगे तब तक जो है वह देखा जाए तो नीति बनाना और नीति क्रियान्वयन में जो है अंतर आ सकता है। कुछ भी लिखिएगा। समस्या
पहली समस्या देखिए, कल मैं बता रहा था कि नीति शास्त्र नियामक विज्ञान के रूप में है, नॉर्मेटिव साइंस के रूप में है, एक आदर्श मूलक विज्ञान के रूप में है। तो ऐसी दिशा में जो है नैतिक आदर्शों की यह विवेचना करता है। अब समस्या यह है कि मानव के जो वास्तविक जो व्यवहार हैं, उस वास्तविक व्यवहार के संबंध में जो है, जो भाई नीति शास्त्र जो है किस तरह का विषय है। कल बताया था एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। कल बताया था यहीं पर, शायद कुछ बता तो रहा था, दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहीं बताया था, ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। तो कल बताया था कि ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुगत, तो यह निश्चित ज्ञान है, यह निश्चित ज्ञान है। और सब्जेक्टिव का मतलब विषयगत, तो यह अनिश्चित ज्ञान है, अनिश्चित ज्ञान है। यह स्थिर है, यह अस्थिर है, मतलब गतिशील है। तो ये जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट मतलब विषय, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, जो विषय है, उस विषय को देखकर जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। और जब किसी वस्तु को देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो वस्तु तो निश्चित है ना, ये कैमरा है तो फिर कैमरा ही है, लेकिन समानता के संदर्भ में, न्याय के संदर्भ में कोई निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता है। एक समय सती प्रथा अच्छा माना जाता था, आज सती प्रथा को हम लोग बुरा मानते हैं। आज मान लीजिए भारत में समलैंगिकता को हम लोग जो है ठीक नहीं कहते हैं, लेकिन 50 साल बाद जो है इसको देखा जाए तो कानूनी जवाब मिल जाएगा। इसका मतलब कि कोई भी पहलू है तो निश्चित नहीं है। आज के 20 साल पहले देखा जाए तो जो हम लोग की सोच थी, आज हम लोग की सोच बदल गई। तो ये नीति शास्त्र का संबंध सब्जेक्टिव नॉलेज से है। तो ऐसी दिशा में जो है वो देखा जाए तो कोई तथ्यात्मक ज्ञान उपलब्ध नहीं कराता। ये जो सब्जेक्टिव है वो तथ्यात्मक ज्ञान तो देता नहीं है। भाई तथ्यात्मक ज्ञान तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना। ये बताइए, जब तथ्यात्मक ज्ञान नहीं मिलेगा तो अंतर्विरोध उत्पन्न होगा। क्लियर और डिस्टिंक्ट नॉलेज नहीं देता है, हम लोग को जो है भ्रम में रख देता है, निश्चित ज्ञान उपलब्ध नहीं कराता है। जब निश्चित ज्ञान नहीं उपलब्ध कराता है, परिस्थितियों के अनुसार बदल भी जाता है, कल मैं बताया था। तो ऐसी दिशा में जो है समाज में अंतर्विरोध उत्पन्न होता है। नंबर एक, हाँ, कि एक ही बात है। सापेक्षता का मतलब परिस्थिति के अनुसार बदल जाना। सापेक्षता, रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हम यहाँ स्थिर हैं, तो हम स्थिर हैं, साइंस में आप लोग पढ़ते हैं, हम स्थिर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं वो स्थिर हैं, इसलिए हम स्थिर हैं। वास्तव में हम स्थिर नहीं हैं, पृथ्वी चक्कर काट रही है, हम सब लोग घूम रहे हैं, लेकिन चूंकि सब लोग एक साथ ही घूम रहे हैं इसलिए हम लोग को लगता है कि हम स्थिर हैं। और सापेक्ष का मतलब, सापेक्ष का मतलब इस दीवार के सापेक्ष में हम स्थिर हैं, हाँ, तुलनात्मक। लेकिन चंद्रमा के सापेक्ष में मैं स्थिर नहीं हूं, मैं चक्कर काट रहा हूं। लेकिन साइंस का चीज है, छोड़िए। नंबर एक पहला लिखिए, नियामक विज्ञान के रूप में, नियामक विज्ञान के रूप में नीति शास्त्र के नैतिक आदर्श, नियामक विज्ञान के रूप में नीति शास्त्र के नैतिक आदर्शों की विवेचना की जाती है। नियामक विज्ञान के रूप में नीति शास्त्र के नैतिक आदर्शों की विवेचना की जाती है। जिससे निश्चित और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जिससे निश्चित और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिससे निश्चित और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होता और अंतर्विरोध की संभावना बनी रहती है, और अंतर्विरोध की संभावना बनी रहती है।
दूसरी समस्या देखिए, दूसरी समस्या ये है कि अभी मैं आपको आगे निर्धारण पढ़ाऊंगा कि भाई साध्य, कुछ लोग ये मानते हैं कि साधन अच्छा होना चाहिए, साधन अच्छा होना चाहिए, साध्य चाहे जो भी हो। कुछ लोग उल्टा भी मानते हैं कि साध्य अच्छा होना चाहिए, साधन चाहे जो भी हो। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि साधन और साध्य दोनों अच्छा होना चाहिए। मार्क्स, हमें कहते हैं मार्क्स क्या कहता है? ये तो कहता है कि भाई हमारा जो है वो देखा जाए तो साध्य सही होना चाहिए, और हिंसा का प्रयोग करता है, वो कहता है कि क्रांति जायज है। लेकिन गांधी जी तो ऐसा नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो नीति शास्त्र के जो विषय हैं वो आपस में ही जो है विचारकों में जो है भ्रम की स्थिति है। और ऐसा तो नहीं है कि मार्क्स कहीं गांधी से कमजोर पड़ेगा। भाई कार्ल मार्क्स गांधी जी से कमजोर तो नहीं पड़ेगा ना अपनी थ्योरी में। या इसी प्रकार से मान लीजिए हीगल है, चाहे जेएस मिल है, चाहे मान लीजिए डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, तमाम लोग हैं अपने विचार दिए, और इन्हीं लोगों के विचारों पर ही जो है व्यवहार में नैतिक पहलू लागू किए जाते हैं। और जब विचारकों में ही अंतर्द्वंद की स्थिति होगा तो ऐसी स्थिति में जो है नीति शास्त्रीय मूल्यों में भी जो है समस्या आ जाती है कि हम किस विचार को स्वीकार करें। ऐसा तो नहीं कि गांधी जी के जो लोग हैं अनुयायी हैं, जो मार्क्स के अनुयायी हैं, भाई समाजवाद में भी तो अच्छाई है, उदारवाद में भी तो अच्छाई है, समाजवाद में कमी है तो उदारवाद में भी तो कमी है। तो तमाम विचारधाराएं चलती हैं, उसके कारण भी समस्या उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं ये उदारवाद है, जिसको आप लोग पूंजीवाद कहते हैं, ठीक। दूसरी तरफ समाजवाद है। ये बताइए, हमें कहते हैं बीजेपी जो है वो उदारवाद को मानती है, पूंजीवाद को मानती है। हमें कहते हैं सीपीआई पार्टी जो है, या मान लीजिए साम्यवादी दल समाजवाद को मानती है। तो उदारवाद की कुछ अच्छाई है कि उदारवाद क्या करता है, स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। अब स्वतंत्रता को जहां बढ़ावा देंगे अति प्रतियोगिता होगी, अति प्रतियोगिता होगी तो समाज में क्या आएगा, असमानता। ये बताइए कि आप यदि स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे तो असमानता बढ़ेगा। इसका मतलब कि स्वतंत्रता तो चलिए सकारात्मक मूल्य है, लेकिन समाज में जो असमानता बढ़ गया वो तो समाज के लिए घातक हो गया। वर्तमान स्थिति देखिए, आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, तमाम जो विचारक हैं उस पर विचार करते हैं कि भाई असमानता बढ़ती जा रही है। हमें कहते हैं समाजवाद पहले समानता को स्वीकार करता है, अब समानता कौन लाएगा, तो राज्य लाएगा। अब समानता राज्य लाएगा तो ऐसी दिशा में समाज और राज्य के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाता है, और इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो देखा जाए तो खराब हो जाती है, और जनसंख्या जो बढ़ रहा है उसके कारण भी समस्या आने लगती है। तो आप देख रहे हैं कि समाजवाद में भी कमी है तो उदारवाद में भी कमी है, दोनों में कुछ ना कुछ अच्छाई भी है। तो ये सब अंतर विरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण भी जो है नीति शास्त्रीय मूल्यों का प्रयोग करने में समस्या आती है। नंबर 2, नीति शास्त्र में विचारधारा के स्तर पर, नीति शास्त्र में विचारधारा के स्तर पर संघर्ष दिखाई देता है। जैसे उदारवाद और समाजवाद, जैसे उदारवाद और समाजवाद दोनों में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है, जिसके कारण स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। और द्वंद्व को बढ़ावा मिलता है, स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिलता और द्वंद्व को बढ़ावा मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसा समझिए, व्यवहारिक भी समस्या लिखना चाहिए, तो थ्योरेटिकल हो गया। नैतिकता को लागू करने में भी तो समस्या आता है, नीति शास्त्रीय मूल्यों को लागू करने में भी तो समस्या आता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो व्यक्ति जब सामाजिक प्राणी है और दूसरी तरफ जो है देखा जाए तो व्यक्ति के स्वतंत्र संकल्प क्षमता जो है, स्वतंत्र संकल्प क्षमता का मतलब कि जो हम वास्तव में सोचते हैं क्या हम वो कर पाते हैं, जो हम वास्तव में सोचते हैं क्या हम वह कर पाते हैं, नहीं हो पाता है।
जैसे आपने सोचा कि चलो अब हम 15 दिन जो है ज्योग्राफी तैयार कर लेते हैं, तब तक घर से फ़ोन आ गया, पिताजी की तबीयत खराब है, जाना पड़ेगा ना। तो व्यक्ति जो स्वतंत्र संकल्प क्षमता से जो सोचा है वो वास्तव में देखा जाए तो परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है। इसके कारण भी जो है वो देखा जाए तो नैतिकता प्रभावित हो जाती है। आप चाह कर भी जो है, मान लीजिए आपके मन में है कि हम गरीब व्यक्ति की सेवा करें, आपके मन में है कि चलो हम समाज में कुछ जो है वह सकारात्मक कार्य कर दें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले अपना कल्याण करना है। आप मान लीजिए समाज का कल्याण करने चले गए, चलिए भाई करिए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो है समाज की परिस्थिति क्या है कि आपको पहले कुछ अपने लिए लायक बनना पड़ेगा, इसके बाद ही समाज में कुछ कर सकते हैं। तो परिस्थितियों से आपका जो विल है, मतलब कि जो रियल विल है, वो रियल विल जो है परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण भी नैतिकता प्रभावित हो जाती है और व्यक्ति चाह कर भी जो है कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि व्यक्ति जो है परिस्थितियों का दास होता है। नंबर 2, 3, नैतिकता को लागू करने में भी समस्या आती है। नैतिकता को लागू करने में भी समस्या आती है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, तो दूसरी ओर व्यक्ति की स्वतंत्र संकल्प क्षमता, दूसरी ओर व्यक्ति की स्वतंत्र संकल्प क्षमता परिस्थितियों से प्रभावित हो जाती है। व्यक्ति की स्वतंत्र संकल्प क्षमता परिस्थितियों से प्रभावित हो जाती है। तीसरी समस्या देखिए, तीसरी समस्या जो व्यवहारिक चीज़ है कि भाई अभी मैं आपको नैतिक निर्णय पढ़ाऊंगा कि नैतिकता का आधार जो है नैतिक निर्णय है। आपको नैतिक निर्णय करना है कि हमको क्या करना चाहिए। अब समस्या ये है कि इसके लिए मनोविज्ञान का आपको ज्ञान होना चाहिए। देखते तो हैं, जैसे मान लीजिए एक बार हम और पिताजी दोनों लोग जा रहे थे, तो 3 लोग अपना, महिलाएं भी थीं, बच्चे उच्चे सब अपना सड़क के किनारे खड़े थे। अब हाथ दिए तो पिताजी बोले, अब पिताजी गांव देहात की मानसिकता के बोले गाड़ी रोको। हम ले, अरे वो सब फर्जी हैं, सब मत रोकवाइए गाड़ी, कोई फ़ायदा नहीं है। बोले अरे यार गजब, तुम बड़े अनैतिक व्यक्ति बन गए, रोको गाड़ी। अब पिताजी कह रहे तो मैं रोक दिया। अब शीशा खोल दिया, वो लोग कहने लगे भाई हम लोग का पैसा वो ये हो गया, वो हो गया, हम लोग को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हम लोग को 1500 रुपया दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। नहीं होता है, ये बताइए। मैं पिताजी को बोल भी रहा हूँ कि इनको पैसा मत दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग ऐसे ही सड़क पर खड़े रहते हैं। बोले अरे यार इस व्यक्ति का बताओ, पॉकेट पर आ गया, बीवी बच्चे हैं, सब देख रहे हो, परेशान हैं, भोजन भी नहीं किए हैं, इसको 1500 रुपया देने में क्या दिक्कत है। मैं दे दिया, हमको ठीक है कोई बात नहीं, दे दिया। उसके बाद जो है पिताजी को मैं बोला, हमको दे दिए ना पैसा, अब थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ा के फिर पीछे लाता हूँ, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। चलता है ना सब फ्रॉड। तो हमें कहते हैं कि यदि मान लीजिए आप उस व्यक्ति का जो बोल रहा है व्यक्ति, उसके मनोविज्ञान को आप नहीं समझ पाएंगे तो नैतिक निर्णय कैसे कर पाएंगे। तो नैतिक निर्णय करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है, समाज की परिस्थिति को समझने की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए रेड लाइट पर जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, वो बस 1-2 रुपया 10 रुपया लेने के लिए वो खड़े नहीं, आपका मोबाइल लेने के लिए खड़े हैं। आप जहाँ शीशा खोलेंगे आपका ध्यान भटका देंगे, और उनको पता है कि मोबाइल व्यक्ति साइड में ही रखता है, बस अपना लेके चले जाएंगे। तो उस मनोविज्ञान को समझने की भी आवश्यकता होती है। और समाज में जो है वो देखा जाए तो जटिल समाज है, इसमें इतना ज़्यादा जो है विस्तार है कि व्यक्ति हर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके कारण भी नैतिक निर्णय करने में समस्या आती है। नंबर 4, नैतिकता का आधार नैतिक निर्णय है। नैतिकता का आधार नैतिक निर्णय है। इसके लिए मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। परिस्थितियों को भी समझना पड़ता है, परिस्थितियों का भी ज्ञान होना चाहिए, परिस्थितियों का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसके कारण भी समस्या आती है, जिसके कारण भी समस्या आती है। ठीक है, अब मैं बताया था
बस 2-3 हो गया ना, 3 बस ठीक, 150 शब्द लिखना है, बहुत सारा